CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 13 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है विद्युत मापक यंत्र एवं उनकी त्रुटियां, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एरर्स। ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्ट है विद्युत यंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। द्वितीयक यंत्रों का वर्गीकरण, सूचक उपकरणों की मौलिक आवश्यकताएं, विभिन्न उपकरणों में होने वाली त्रुटियां। पहला, विद्युत उपयंत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। समस्त विद्युत मापक उपयंत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राथमिक या निरपेक्ष उपयंत्र, प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा द्वितीयक उपयंत्र, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको बताएंगे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। प्राथमिक उपयंत्र, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। प्राथमिक उपयंत्र मापी जाने वाली विद्युत राशि के मान को अपने स्थिरांक कांस्टेंट्स तथा विक्षेप के पदों में सूचित करता है। इस तरह से इस उपयंत्र में अंशांकन, कैलिब्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो ये जो मीटर्स होते हैं ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट में और कुछ डिफ्लेक्शंस में इनकी वैल्यूज आती हैं, और उन वैल्यूज़ को जो फार्मूला रखते हैं तब जाके उसकी वैल्यू पता चलती है कि जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो कितनी वैल्यू की है। देखिए यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के चित्र हैं, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का चित्र है और ये चित्र भी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का है। तो इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर करते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट की वैल्यू नहीं आती। वैल्यू जो है डिफ्लेक्शन आता है थीटा, जिसे टेन थीटा कहते हैं, और टेन थीटा की वैल्यू जो फार्मूला रखते हैं तब इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू हमें पता चलती है। अब द्वितीयक उपयंत्र, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये उपयंत्र इस प्रकार बने होते हैं कि इससे मापी जाने वाली धारा, वोल्टता या अन्य विद्युत राशियों को उपयंत्रों के विक्षेप, डिफ्लेक्शन से उसी अवस्था में मापा जा सकता है जबकि उनका किसी प्राथमिक या पूर्व अंशांकित कैलिब्रेटेड उपयंत्र से अंशांकन किया गया हो। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। जब तक ये कैलिब्रेशन नहीं होता तब तक इन इंस्ट्रूमेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं उसका कोई मतलब नहीं है। समस्त व्यवहारिक कार्यों में इसी वर्ग के उपयंत्रों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक उपयंत्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सूचक उपयंत्र, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन उपयंत्रों में एक संकेतक पॉइंटर लगा होता है जो एक अंशांकित पैमाने, स्केल पर चलता है और मापी जाने वाली मात्रा को तुरंत सूचित, इंडिकेट करता है। एमीटर, वोल्टमीटर तथा वॉटमीटर इसी वर्ग के उपयंत्र हैं। तो ये जो है डायरेक्ट रीडिंग देते हैं और उसी टाइम, जिस टाइम आपने कनेक्ट किया उस टाइम तुरंत ये रीडिंग इंडिकेट कर देते हैं। जैसे ये एमीटर है, ये भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ये वोल्टमीटर है, देखिए ये भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने कनेक्ट किया इमीडिएट वोल्टेज की वैल्यू बता देगा। इसी तरह से ये वॉटमीटर है, ये भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके बाद अगला आता है अभिलेखन उपयंत्र, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको बताते हैं कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। जो उपयंत्र धारा तथा शक्ति जैसी मापी जाने वाली विद्युत राशि के परिमाण
से होने वाली परिवर्तन का सतत अभिलेखन कंटिन्यूअस रिकॉर्ड को सूचित करते हैं, अभिलेखन उपयंत्र कहलाते हैं। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड जो है वो आपको देते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। थर्ड जो है समाकलन उपयंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। समाकलन उपयंत्र वह उपयंत्र हैं जो किसी परिपथ में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा की मात्रा को मापते हैं। इनके पाठकों को या तो एम्पियर घंटे एम्पियर आवर्स या वॉट घंटे वॉट आवर्स में दिया जाता है। देखिए ये एक चित्र है एनर्जी मीटर का। आपके घरों में जो मीटर लगा होता है जिसपे आप बिजली की खपत के बारे में पता चलता है, वो एनर्जी मीटर है। अब सूचक उपयंत्रों की मौलिक आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। समस्त सूचक उपयंत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 आवश्यक भागों में से बने होते हैं। पहला, विक्षेपण प्रणाली डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। दूसरा, नियंत्रित प्रणाली कंट्रोलिंग सिस्टम। तीसरा, अवमंदन प्रणाली डैम्पिंग सिस्टम। तो पहला है विक्षेपण प्रणाली डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। उपयंत्र का वह भाग जो विद्युत धारा या वोल्टता को यांत्रिक बल में परिणत कर देता है, डिफ्लेक्टिंग या विक्षेपण प्रणाली कहलाता है। प्रयोग में आने वाले सामान्य भौतिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट। इस प्रभाव का प्रयोग सामान्यतः एमीटर वोल्टमीटर वॉटमीटर में विक्षेप बल घूर्ण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस प्रभाव का प्रयोग एमीटर वोल्टमीटर वॉटमीटर तथा वॉट आवर मीटर में किया जाता है। अगला तीसरा, विद्युत गतिक प्रभाव इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। इस प्रभाव का प्रयोग एमीटर तथा वॉटमीटर में किया जाता है। अगला, तापन प्रभाव हीटिंग इफेक्ट। इस प्रभाव का प्रयोग केवल वोल्टमीटर एवं एमीटर में किया जाता है। अगला, स्थिर विद्युतिक प्रभाव इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इस प्रभाव का प्रयोग केवल वोल्टमीटर में किया जाता है। और अगला है रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट। इस प्रभाव का प्रयोग केवल दिष्ट धारा डीसी एम्पियर आवर मीटर में किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के तरीके हैं। अगला है नियंत्रित प्रणाली कंट्रोलिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग सिस्टम 2 तरह के होते हैं, पहला स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। तो अब देखिए स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक पॉइंटर स्केल होता है और जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसको रोकने के लिए कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उतना ही कंट्रोलिंग टॉर्क भी होना चाहिए ताकि फाइनल पोजीशन पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर हो जाए और पॉइंटर उस जगह पर जाकर रुक जाए। तो इस तरह से हम स्प्रिंग की हेल्प से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। आजकल स्प्रिंग कंट्रोल को अधिक प्रयोग में किया जाता है, यद्यपि कुछ उपकरणों में ग्रेविटी कंट्रोल गुरुत्व नियंत्रक का प्रयोग भी किया जाता है। अब इस चित्र में देखिए स्प्रिंग कंट्रोल है, इसमें जो स्पिंडल है
इसमें 2 स्प्रिंग्स लगी हैं और दोनों के जो डायरेक्शंस हैं स्प्रिंग्स के अलग अलग हैं। जब ये पॉइंटर एक डायरेक्शन में घूमेगा तो एक स्प्रिंग जो है टाइट हो जाएगा और दूसरा स्प्रिंग लूज हो जाएगा, तो टाइट वाला उसको दूसरे डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इस तरह से 2 स्प्रिंगों की हेल्प से हम स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से देखिए इस चित्र में एक ग्रेविटी कंट्रोल है, तो ग्रेविटी कंट्रोल में हमने कंट्रोलिंग वेट लगाया हुआ है। तो कंट्रोलिंग वेट की वजह से ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है और इस तरह से इसमें एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि ग्रेविटी की वजह से है। इसके बाद आता है अवमंदन प्रणाली, डैम्पिंग सिस्टम। तो अब बताते हैं डैम्पिंग सिस्टम क्या होता है। इस प्रणाली से उत्पन्न अवमंदन बलघूर्ण चल प्रणाली अर्थात संकेतक की फाइनल पोजीशन पर उसे तुरंत स्थिर अवस्था में लाना होता है। अवमंदन प्रणाली के ना होने पर संकेतक फाइनल पोजीशन के दोनों ओर देर तक दोलन करता रहता है, क्योंकि जैसे हमने बताया फाइनल पोजीशन पर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों ऑसिलेट करते रहते हैं। इन ऑसिलेशंस को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं, जो कि एक तरह से इनको रोकता है, ब्रेक लगाता है। इसमें देखिए अवमंदन प्रणाली दोलन पर ब्रेक का कार्य करती है, जिसके कारण संकेतक बिना दोलन किए शीघ्रता से स्थिर अवस्था में आ जाता है। संकेतक की फाइनल पोजीशन में उस पर लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण बलघूर्ण उसके नियंत्रक बलघूर्ण के बराबर और विपरीत होता है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। अब आपको कुछ डायग्राम दिखाए जाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पिंग टॉर्क दिखाया जाता है। इसके अंदर ये पहला है वायु घर्ष प्रणाली, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो इसके अंदर एयर फ्रिक्शन को यूज़ करते हुए डैम्पिंग का प्रयोग किया है। देखिए पहले चित्र के अंदर पिस्टन और सिलेंडर जो है इस स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है, जो कि एयर फ्रिक्शन का काम करते हैं। उसी तरह से दूसरे में एयर फ्रिक्शन के लिए वेन्स लगी हुई हैं, जो कि स्पिंडल जब घूमता है तो इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब इसके बाद देखिए ये वाला है भंवर धारा प्रणाली, एडी करंट डैम्पिंग। इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है और उसमें एक स्पिंडल कनेक्टेड है, स्पिंडल के साथ एक डिस्क कनेक्टेड है, और डिस्क जब घूमेगी तो इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी जो कि डैम्पिंग फोर्स का काम करती हैं। अब आता है अगला इलेक्ट्रिकल यंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कई तरह के हैं, जैसे पहला है मूविंग आयरन टाइप जो एसी तथा डीसी दोनों में काम आता है। दूसरा है स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल जो कि केवल डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मूविंग कॉइल डायनोमीटर टाइप जो एसी और डीसी दोनों में काम आता है। उसके बाद इंडक्शन टाइप केवल एसी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हॉट वायर टाइप जो कि एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र जो सिर्फ डीसी में प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। अब इस अध्याय में हम मूविंग आयरन तथा मूविंग कॉइल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, यह मीटर आयरन में आकर्षण या प्रत्याकर्षण से उत्पन्न गति के कारण कार्य करते हैं, इसलिए इसे मूविंग आयरन यंत्र कहते हैं। इसमें एक स्थिर कॉइल होती है, कॉइल के पास एक नर्म लोहे की अंडाकार डिस्क स्पिंडल द्वारा रखी जाती है। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग कंट्रोल
या ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है तथा डैम्पिंग टॉर्क एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए इसमें ये डायग्राम है जिसके अंदर ये जो है एक कॉइल है, इस कॉइल के पास ये अंडाकार मूविंग आयरन रखा गया है और जब इस कॉइल के अंदर हम करंट भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ये मूविंग आयरन जो है आयरन को अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है और ये पॉइंटर जो है स्केल के ऊपर मूव करता है। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दिखाया गया है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो ग्रेविटी कंट्रोल है। तो इस तरह से ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। कार्य करने का सिद्धांत, अब कार्य कैसे करता है? जब कॉइल में सप्लाई दी जाती है तो करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि पास में पड़ी आयरन डिस्क को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण स्पिंडल भी घूमता है। वह पॉइंटर और स्केल द्वारा रीडिंग दर्शाता है। पैदा हुआ टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स और करंट की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स गुणा करंट के अनुपाती होता है। जैसे इसमें देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर T है, T इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड प्रोपोर्शनल टू करंट, तो T इज प्रोपोर्शनल टू phi इंटू I। लेकिन phi जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसलिए जो टॉर्क है वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसी कारण इस मीटर की स्केल एक समान नहीं होती, अर्थात शुरू और अंत में तंग और बीच में खुली होती है। इस तरह यह मीटर AC या DC सप्लाई दोनों पर काम करते हैं। तो इस तरह से जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो AC DC दोनों पे काम करते हैं। अब अगला आता है मीटर के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मीटर। ये सस्ते होते हैं, AC और DC दोनों सप्लाई पर काम कर सकते हैं, इनकी बनावट सरल होती है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अधिक होता है। इस वजह से ये मीटर्स यूज ज़्यादा होते हैं। इनमें कुछ दोष भी होते हैं, डिफेक्ट्स। वो क्या है? स्केल एक समान नहीं होते, ये अधिक पावर खर्च करते हैं और स्ट्रे लॉस रीडिंग को प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से भी जहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पर हम इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं। अब अगला आता है मूविंग कॉइल यंत्र की बनावट और कार्य, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल यंत्र, यह मीटर कॉइल के घूमने से रीडिंग देता है, इसलिए इसे मूविंग कॉइल यंत्र कहते हैं। इसकी बनावट इस प्रकार होती है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक स्थायी चुंबक, मूविंग कॉइल, स्प्रिंग, बेरिंग, पॉइंटर और स्केल। तो सबसे पहले स्थायी चुंबक, यह एक स्थायी घोड़े की नाल, हॉर्सशू या यू के आकार का चुंबक होता है जो कि चुंबकीय फील्ड प्रदान करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट होता है इसके अंदर। दूसरा मूविंग कॉइल, यह कम टर्न और पतली तार की बनी हुई एक कॉइल है जो आयताकार एल्युमिनियम धातु के फॉर्मर पर वाइंड होती है और घूमने के लिए इसे स्पिंडल पर रखा जाता है। तो ये मूविंग कॉइल है। तीसरा स्प्रिंग, इसमें दो हेयर स्प्रिंग जो कि फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं स्पिंडल के साथ नीचे व ऊपर रखे जाते हैं। इनका काम कंट्रोलिंग फोर्स तथा करंट को कॉइल में ले जाना होता है। तो स्प्रिंग दो काम करता है, एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम कर रहा है
और करंट को अंदर और बाहर इसी स्प्रिंग के थ्रू कॉइल में जाता है। और आगे है बेयरिंग। मीटर में 2 ज्वेल्स हीरे होते हैं जो कि बेयरिंग का काम करते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग्स लगाई जाती हैं। और अगला है पॉइंटर और स्केल। मीटर में रीडिंग लेने के लिए एक पॉइंटर जो कि स्केल पर बनी रीडिंग को दर्शाता है, यह स्पिंडल के साथ लगा होता है। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर ये मूविंग कॉइल यंत्र की बनावट है। तो इसके अंदर एक ये मूविंग कॉइल है और ये एल्युमिनियम का फॉर्मर है जिसके ऊपर ये कॉइल बाउंडेड है। और कॉइल के एक साइड में एक स्प्रिंग लगी हुई है और दूसरे साइड में दूसरी स्प्रिंग लगी है। और स्प्रिंग्स के बाद जो पॉइंटर है यहाँ पर ये बेयरिंग्स लगी हुई हैं और इसी बेयरिंग से पहले इसमें पॉइंटर लगा होता है। वो अगले चित्र में देखिए यहाँ पर ये पॉइंटर है और ये स्केल है और ये हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट है। इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेट के अंदर रखा गया है। तो जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो 2 फ्लक्स हो गए, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है इसका फ्लक्स है, और दूसरा कॉइल में करंट की वजह से फ्लक्स है। इन दोनों फ्लक्स की वजह से ये कॉइल एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से स्पिंडल जो है रोटेट होगा और पॉइंटर स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन देगा। यही प्रिंसिपल जो है मोटर का होता है, डीसी मोटर का। तो इसी मोटर के आधार पर ये जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर कार्य करने का सिद्धांत, जब कॉइल को चुंबकीय फील्ड में रखकर स्प्रिंग द्वारा डीसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें डीसी मोटर की तरह टॉर्क उत्पन्न होता है जिसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क कॉइल को एक निश्चित दिशा में एक तरफ घुमाता है और मीटर में रीडिंग दर्शाता है। तो इस तरह से मीटर में रीडिंग आती है। क्योंकि चुंबकीय फील्ड स्थिर है इसलिए टॉर्क केवल करंट के समानुपाती ही होता है, जिसके कारण मीटर की स्केल एक समान होती है। मीटर में कंट्रोलिंग फोर्स स्प्रिंग द्वारा व डैम्पिंग फोर्स भंवर द्वारा, एडी करंट द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से जो है एडी करंट डैम्पिंग इसमें यूज करते हैं। अब मीटर के गुण, इसकी स्केल पर एक समान दूरी पर निशान लगे होते हैं। यह स्केल यूनिफॉर्म होता है। डैम्पिंग फोर्स काफ़ी प्रभावशाली होता है। डैम्पिंग फोर्स इसमें बेटर होता है। शंट और मल्टीप्लायर द्वारा मल्टी रेंज में बदला जा सकता है। तो इस मीटर की रेंज भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दोष, यह केवल डीसी पर ही कार्य करते हैं। इनकी कीमत ज़्यादा होती है, ये कीमती होते हैं। अब मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट। विद्युत उपकरणों द्वारा मापन करने में कई तरह की त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को जानने के लिए हमें कुछ शब्दावली, टर्मिनोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से है। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। पहला, पैमाना स्केल। सूचक उपयंत्रों में यह अंकिक युक्ति जिस पर मापन शक्ति की मात्रा को सूचित करता है पैमाना कहलाता है। तो स्केल है जिसके ऊपर पॉइंटर मूव करेगा और आपको रीडिंग दी जाएगी। सेकंड, पैमाना पारस, रेंज। किसी मापन यंत्र का पारस उसके पैमाने पर अंकित अधिकतम पाठ्यक्रम होता है, अर्थात पैमाना पारस इज इक्वल टू स्केल पर उच्चतम रीडिंग। तो ये तो रेंज हो गया। उसके बाद पैमाना विस्तार, स्केल स्पैन। अंशांकित पैमाने पर अधिकतम और न्यूनतम पाठ्यक्रम के अंतर को
पैमाना विस्तार कहते हैं। पैमाना विस्तार मतलब स्केल स्पैन इज मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग। मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग का जो डिफरेंस है वो स्केल स्पैन है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड मान, आदर्श मान, स्टैंडर्ड वैल्यू, किसी राशि का वह मान जो परम सत्य होता है आदर्श मान कहलाता है। तो जो सत्य वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वही उसका आदर्श मान है। वास्तविक मान और ट्रू वैल्यू, किसी राशि का वह मापक मान जो उस राशि के आदर्श मान के अति निकट होता है। वास्तविक मान, यथार्थ मान, सत्य मान, सही मान, शुद्ध मान कहलाता है। इसके बाद अगला है मापी मान, मेजर्ड वैल्यू, किसी राशि का वह मान जो किसी माप यंत्र द्वारा प्राप्त होता है मापित मान कहलाता है। राशियों के ये मान प्रायः प्रयोगात्मक कार्यों में लिए जाते हैं। इसके बाद आता है रेजोल्यूशन, विच्छेदन, माप यंत्र का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में विच्छेद अंतर ज्ञात करता है विच्छेदन अर्थात रेजोल्यूशन कहलाता है। अगला है अंशांकन, कैलिब्रेशन, किसी माप यंत्र के अंशांकन का तात्पर्य उस माप यंत्र की किसी मापक माप यंत्र से तुलना करना है। इसके लिए जो भी अंशांकन होता है वह माप यंत्र में त्रुटि ज्ञात करने के लिए होता है। तो कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि एरर्स को मालूम करना कि इसमें किस किस तरह के एरर्स हैं। अगला है त्रुटि, एरर, मापी मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। यदि मापी मान अपेक्षाकृत अधिक है तो त्रुटि धनात्मक होती है और यह मापी मान से घटाई जाती है। यदि मापी मान अपेक्षाकृत कम है तो त्रुटि ऋणात्मक कहलाती है और ये मापी मान में जोड़ी जाती है। तो इस तरह से एरर मालूम हो जाता है। अगला है यथार्यथा, एक्यूरेसी, यथार्यथा को मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर से मापा जाता है। यह अंतर जितना ही कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद आता है परिशुद्धता, प्रिसिजन, किसी एक ही राशि के मापित मानों की समीपता को परिशुद्धता कहते हैं। अधिकतर यह दशमलव अंकों में होती है, तो ये प्रिसिजन है। इसके बाद अगला है पुनरावृत्ति योग्यता, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, किसी एक ही राशि के मापित मानों की समानता को पुनरावृत्ति योग्यता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है लीस्ट काउंट, अल्पतमांक, किसी माप यंत्र द्वारा मापित न्यूनतम माप को उस माप यंत्र का अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानकारी ली जो कि मेजरमेंट में प्रयोग की जाते हैं। अब इसके बाद है मापन में त्रुटियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। अब जो एरर्स होंगे वो किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। इसमें पहला है व्यवस्थित त्रुटियां, वह त्रुटियां जिन्हें सिद्धांत रूप से संशोधित किया जा सकता है व्यवस्थित त्रुटियां कहलाती हैं। इन त्रुटियों का पूर्वानुमान लगाना सुगम होता है। ये त्रुटियां निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, ऐसी त्रुटियां जो मानव द्वारा की जाती हैं
तथा इनका असर पूरे गणना कैलकुलेशन पर पड़ता है ग्रॉस एरर कहलाती हैं। दूसरा, ऐसी त्रुटियां जो मापन यंत्र में घर्षण, स्प्रिंग में खिंचाव आदि के कारण होती हैं, मापन यंत्र त्रुटियां इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती हैं। ऐसी त्रुटियां जो पैमाने के अंशांकन के कारण होती हैं, कैलिब्रेशन एरर कहलाती हैं। ऐसी त्रुटि जो वातावरण के तापमान, आर्द्रता इत्यादि द्वारा होती है, एनवायरमेंटल एरर वातावरण संबंधी त्रुटि कहलाती है या होती है। ऐसी त्रुटि जो पैमाने से पढ़ते समय होती है, ऑब्जर्वेशन एरर प्रेक्षण त्रुटि कहलाती है। अब आता है अगला, आकस्मिक त्रुटियां, एक्सीडेंटल एरर्स। समस्त व्यवस्थित त्रुटियों को दूर करने के बाद भी जो त्रुटियां शेष रह जाती हैं, उन्हें अवशिष्ट तथा आच्छादित त्रुटियों के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है और इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद तीसरा है अनवांटेड एरर, अनुचित त्रुटियां। ऐसी त्रुटि जो होनी ही नहीं चाहिए, अनुचित त्रुटियां कहलाती हैं, जिन्हें थोड़ी सी सावधानी से दूर किया जा सकता है, जैसे किलोमीटर के स्थान पर सेंटीमीटर पढ़ना आदि। सारांश, समिंग अप। तो इस अध्याय में हमने विद्युत उपकरणों का वर्गीकरण, सूचक उपकरणों की मौलिक आवश्यकताएं, विभिन्न उपकरणों की कार्यप्रणाली और उसमें होने वाली त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया। तो इस तरह से हमने आज इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। अब अगला है क्लास असाइनमेंट, कक्षा कार्य। प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाली मूविंग कॉइल यंत्र की बनावट, उसकी कार्यविधि का अध्ययन कीजिए। तो पहला आपको मूविंग कॉइल के बारे में देखना है और दूसरा नियंत्रक प्रणाली तथा अवमंदन प्रणाली के विभिन्न प्रारूपों के चित्रों का अध्ययन कीजिए। तो दूसरा आप डायग्राम्स देखिए कि किस तरह से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, किस तरह से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो इसके डायग्राम आपको बनाने हैं। तो ये काम आपको आज क्लास में करना है। उसके बाद अगला है, आज आपको प्रैक्टिकल कौन सा करना है। तो आपको CEW 105 प्रैक्टिकल नंबर 13 करना है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न इलेक्ट्रिकल लैंपों के पावर और रेजिस्टेंस की गणना वोल्टमीटर तथा एमीटर द्वारा करना। तो एमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से आपको रेजिस्टेंस और पावर की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए आवश्यक यंत्र, एपरेटस रिक्वायर्ड, तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड और वोल्टमीटर MI टाइप 0 to 300 एक नंबर, एमीटर MI टाइप 0 to 5 एम्पियर्स एक नंबर, और लैंप्स चाहिए आपको 40 वाट के, 60 वाट के और 100 वाट के, और 3 पैरेलल पॉइंट्स का लोड, लैंप लोड जहाँ पे आपको बल्ब्स लगाने हैं, और इसके अलावा मेन स्विच आपको एक चाहिए। प्रोसीजर, कार्यविधि, चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। स्विच को ऑन करें। पहले अलग अलग लैंपों की रीडिंग लें। प्रेषक तालिका में सभी रीडिंग नोट करें तथा लोड की प्रत्येक अवस्था पर पावर और रेजिस्टेंस की गणना कीजिए। और उसके बाद एक काम और करना है, आपको सारे बल्ब्स को ऑन करना है और फिर से एक बार आपको रीडिंग लेनी है। तो इस तरह से आपको रीडिंग लेनी है।
तो ये सबसे पहला आप देखिए डायग्राम, जिसके अंदर ये 3 बल्ब्स हैं और तीनों के साथ स्विचेस लगे हुए हैं, L1, L2, L3। इसमें तीनों में स्विचेस लगे हैं, एक एमीटर लगा है और एक वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि देखिए अगले चित्र में L1 को ऑन करना है तो 40 वाट का बल्ब जलेगा। तो उसमें एमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करनी है और ऑब्जर्वेशन टेबल में इसकी वैल्यूज लिखनी है। उसके बाद L1 को आप ओपन कर दीजिए, L2 को ऑन करिए और फिर रीडिंग लीजिए वोल्टमीटर एमीटर की। उसके बाद L3 को ऑन करिए और L1 L2 ओपन कर दीजिए और उसके बाद इसकी रीडिंग नोट करिए। और उसके बाद आपको इन सब को ऑन करना है, L1 L2 L3। तो ये 40, 60 और 100 सब मिला के 200 वाट हो जाएंगे। तो 200 वाट पे भी आपको एक रीडिंग लेनी है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल के अंदर वैल्यू रखनी है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए आपको एमीटर की रीडिंग नोट करनी है और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करनी है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो 40 वाट के बल्ब में जितने वोल्टेज की रीडिंग आए और जितनी एमीटर की रीडिंग आए उनका जो रेशियो है वो उसका रेजिस्टेंस होगा। और पावर क्यों होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तो वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है, वो उसकी पावर होगी, क्योंकि पावर फैक्टर 1 है, क्योंकि यहाँ पर बल्ब्स जो हैं वो रेजिस्टिव लोड है। तो इस तरह से आपको अलग अलग केसेस के अंदर पावर और रेजिस्टेंसेस निकालने हैं। चौथे केस के अंदर आपको तीनों को ऑन करना है, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट का, तो 200 वाट हो जाएगा। तो 200 वाट के हिसाब से भी आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कितना आता है और कितना उसका पावर आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। इसके बाद इसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है, कनेक्शन कैसे होने चाहिए, जॉइंट को टेप करना चाहिए अगर कहीं जॉइंट लगा हुआ है, एमीटर को लोड के सीरीज तथा वोल्टमीटर को लोड के पैरेलल में जोड़ना चाहिए। प्रत्येक रीडिंग के बाद स्विच को ऑफ करें और रीडिंग को ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करें। एप्लीकेशन उपयोग, इस विधि द्वारा किसी रेजिस्टिव लोड की पावर और रेजिस्टेंस की गणना कर सकते हैं। तो जब किसी लोड का रेजिस्टेंस और पावर निकालना है तो वोल्टमीटर और एमीटर की हेल्प से हम ये दोनों चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। धन्यवाद।